नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों दिलों को छुआ है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे। जी, जो उन्होंने बोरिया मजुमदार के साथ मिलके लिखी है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस किताब का एक सार है और आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि कोशिश करेंगे उन पहलुओं को, उन सीखों को समझने की जिन्होंने मुंबई के एक आम लड़के को क्रिकेट का इतना बड़ा ग्लोबल आइकन बना दिया। सही बात है। ये किताब सचिन के उस लंबे 24 साल के सफर को सामने रखती है। मैदान की जीतें हैं, निजी जिंदगी के पल हैं, मुश्किलें भी हैं और वो लगातार बेस्ट करने की उनकी जिद। हाँ, तो सवाल ये है कि इस किताब से हम सचिन की लेगेसी के बारे में असल में क्या समझ सकते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। कैसे एक बच्चा जिसे बड़े भाई अजित कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। हाँ, शिवाजी पार्क, वहीं से कहानी शुरू होती है। शिवाजी पार्क की वो कड़ी ट्रेनिंग नहीं थी। आचरेकर सर ने सिर्फ तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि अनुशासन और वो मानसिक दृढ़ता की नींव रखी। वो स्टंप पर रखे सिक्के वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अगर सचिन बिना आउट हुए पूरा सेशन खेल लेते तो वो सिक्का उनका। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं, ये हर रोज ध्यान लगाने, विकेट की कीमत समझने का एक तरीका था, है ना? सही कहा, रोज का एक टेस्ट था वो। सचिन ने वो सिक्के सहेज कर रखे हैं। ये दिखाता है कि वो शुरुआती सबक कितने अहम थे उनके लिए। एक तरह से संकल्प का प्रतीक। दिलचस्प है। किताब ये भी बताती है कि ये संकल्प सिर्फ मैदान तक नहीं था। स्कूल के बीच से प्रैक्टिस के लिए भागना, घंटों अकेले नेट्स पर लगे है ना, ये जुनून दिखाता है। हाँ, वो डेडिकेशन। और फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में विनोद कांबली के साथ वो 664 रन की पार्टनरशिप। 664 रन स्कूल क्रिकेट में? हाँ, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये शायद पहली झलक थी कि वो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और निखरते हैं। बिल्कुल, और यहीं से वो पैटर्न दिखता है जो उनके पूरे करियर में रहा। सही। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान का टूर, उस वक्त के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस। हाँ, किताब उस दौरे के माहौल और दबाव को काफी अच्छे से बताती है। कितना प्रेशर रहा होगा उस युवा लड़के पर। और फिर वो वकार यूनिस की बाउंसर, नाक पर चोट लगी, खून बह रहा था, और वो मैदान छोड़कर नहीं गए, वहीं खड़े रहे। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, ये एक तरह का स्टेटमेंट था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ। सही। किताब इस घटना को सिर्फ एक किस्से की तरह नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर के एक अहम पहलू की तरह दिखाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो उनकी टेक्निक जितनी ही जरूरी थी, शायद उससे भी ज्यादा? ये एक बहुत अहम सवाल है और किताब इसी तरफ इशारा करती है। आप देखिए, 17 साल की उम्र में इंग्लैंड में पहला टेस्ट शतक बनाना, वो भी तब जब टीम मुश्किल में थी। हाँ, मैनचेस्टर में। जी, ये उनकी मानसिक क्षमता का ही सबूत था। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि इतनी कम उम्र में शोहरत का दबाव झेलना कितना मुश्किल होता है। वो बताते हैं कि कैसे परिवार, खासकर उनके पिता की वो सलाह कि कभी मत भूलना तुम कौन हो, और माँ का वो शांत स्वभाव। हाँ बिल्कुल, इन चीजों ने उन्हें जमीन से जुड़े रखने में बहुत मदद की। और फिर आता है 90 का दशक, जब सचिन वाकई एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए। वो शारजा की डेजर्ट स्टॉर्म पारी, उसका जिक्र तो बनता है। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। किताब में उसका जिक्र है। वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो एक उदाहरण था कि कैसे वो अकेले दम पर मैच पलट सकते थे। वो भी दुनिया की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस रेतीले तूफान के बीच। हाँ, वो दिखाता है कि उनमें दबाव को सोख कर उसे अपनी ताकत बनाने की एक असाधारण क्षमता थी। उस दौर में टीम उन पर बहुत ज्यादा निर्भर भी थी, है ना? बिल्कुल। किताब उस अरबों उम्मीदों के बोझ को महसूस कराती है। वो बताते हैं कि कैसे वो मैच से पहले दिमागी तौर पर तैयारी करते थे, विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। तो ये सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है, ये जबरदस्त मानसिक अनुशासन की भी कहानी है। और देखिए, शेन वॉर्न जैसे दिग्गज गेंदबाज के साथ उनकी जो राइवलरी थी, उसका जिक्र भी दिलचस्प है। हाँ, वो तो लेजेंडरी थी। बिल्कुल, वो सिर्फ दो खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं था, वो दो रणनीतिकारों का दिमागी खेल था। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं रहा। किताब चुनौतियों पर भी खुलकर बात करती है और यही बात इसे और ज्यादा वास्तविक बनाती है। जैसे 2004 की वो टेनिस एल्बो चोट। हाँ, वो बहुत खतरनाक चोट होती है बल्लेबाज के लिए, करियर खत्म कर सकती है। उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था वो। बिल्कुल। और सचिन उस दौर की अपनी असुरक्षा, दर्द और शक के बारे में काफी ईमानदारी से लिखते हैं। महीनों तक बल्ला ना पकड़ पाना, भविष्य का पता नहीं, ये चीजें उन्हें एक आम इंसान की तरह दिखाती हैं। सही कहा। लेकिन फिर उस चोट से उभर कर वापसी करना,
ये उनके अंदर की जो लड़ाई जीतने की जिद है उसे दिखाता है। ये जो लचीलापन है, मतलब रेजिलियंस, ये उनकी कहानी का एक मुख्य हिस्सा है। और विवादों का जिक्र भी है, जैसे 2001 का वो दक्षिण अफ्रीका वाला बॉल टैंपरिंग मामला। हाँ, यानी गेंद से छेड़छाड़ का आरोप। किताब में सचिन इस पर क्या कहते हैं? सचिन किताब में इस आरोप को सख्ती से खारिज करते हैं और इस घटना से उन्हें जो निराशा और गुस्सा हुआ उसे भी जाहिर करते हैं। वो इसे अपने ऊपर एक दाग की तरह देखते हैं जिससे वो सहमत नहीं थे। इसी तरह मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर भी वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, ये कहते हुए कि खेल की जो पवित्रता है वो उनके लिए सबसे ऊपर है। इन हिस्सों में उनकी ईमानदारी दिखती है, वो सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते। कप्तानी के दौर की मुश्किलें भी हैं। वो मानते हैं कि कप्तानी उनके लिए शायद उतनी नेचुरल नहीं थी, कि उनका मन हमेशा अपनी बैटिंग में ज्यादा लगता था। ये मानना भी बड़ी बात है ना? हाँ, ये दिखाता है कि महान खिलाड़ी होना और महान कप्तान होना ये दो अलग-अलग बातें हो सकती हैं। वो टीम के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हैं और उस दौर के दबाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही वो सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे साथियों के साथ अपनी दोस्ती और आपसी सम्मान का जिक्र करते हैं, जो टीम की बुनियाद बने। और ग्रेग चैपल वाले मामले पर भी बात की है उन्होंने। हाँ, उस कोचिंग कार्यकाल के दौरान जो मतभेद हुए उस पर भी बात है, लेकिन सचिन ने इसे बहुत संयम से लिखा है, जो शायद उनकी सुलझी हुई प्रकृति को दिखाता है। और फिर 2011 वर्ल्ड कप, किताब उस पल को बहुत ही इमोशनल तरीके से पेश करती है। ओहो, वो तो सालों का इंतजार था। 5 वर्ल्ड कप की निराशा के बाद आखिरकार घर में वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीतना। वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी उनके लिए, बिल्कुल नहीं। वो एक सपने का पूरा होना था। किताब उस रात के माहौल को, टीम के साथियों के उन्हें कंधे पर उठाने के उस पल को और सचिन के उस जीत को, देशवासियों को समर्पित करने के जज्बात को जैसे जिंदा कर देती है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स कितने भी हों, पर उनके लिए टीम की जीत और देश का सम्मान सबसे ऊपर था। सही बात है। क्रिकेट के मैदान से हटकर भी किताब उनके जीवन की झलक देती है। पत्नी अंजलि, बच्चे सारा और अर्जुन, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीने की कोशिश। हाँ, और ये पहलू उनके कैरेक्टर को और गहराई देता है। कैसे अंजलि जी ने अपना मेडिकल करियर छोड़कर परिवार संभाला, कैसे सचिन शोहरत के बीच भी अपने बच्चों के लिए वक्त निकालने की कोशिश करते थे। उनका मुंबई से लगाव, अपने माता पिता से मिले संस्कार, उनका जो आध्यात्मिक झुकाव है, ये सब मिलकर उस सचिन की तस्वीर बनाते हैं जो मैदान के हीरो से थोड़ा अलग है। किताब में वो विराट कोहली और युवराज सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों के मेंटोर बनने की बात भी करते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे पता चलता है कि वो अपना अनुभव आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। और फिर आखिर में 2013 में संन्यास, वानखेड़े में 200वां टेस्ट और वो विदाई भाषण, जिसने सबको रुला दिया था। हाँ, किताब उस पल के मिले जुले एहसासों को पकड़ती है। 24 साल के सफर का अंत, क्रिकेट को अलविदा कहने का दर्द, लेकिन साथ ही एक संतुष्टि भी। बिल्कुल, उनकी विरासत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। वो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 34,000 से ज्यादा रन, ये सब अपनी जगह है, लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि उनकी असली विरासत शायद वो प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों लोगों को दी। जिस तरह उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बदला। हाँ, और एक पूरे देश को जैसे एकजुट किया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो प्लेइंग इट माय वे सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं है। ये किन मुख्य सिद्धांतों या सीखों को सामने रखती है? मेरे विचार में कुछ खास बातें हैं। पहली, अटूट जुनून और कड़ी मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी, विनम्रता और जमीन से जुड़े रहना, चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। तीसरी, दबाव में शांत रहने और चुनौतियों का डटकर सामना करने की मानसिक शक्ति। और चौथी, ईमानदारी और खेल भावना के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना। सचिन ने दिखाया कि अरबों उम्मीदों का बोझ उठाते हुए भी अपने मूल सिद्धांतों पर टिका रहा जा सकता है। और ये बातें सिर्फ क्रिकेटरों के लिए नहीं है, सही है, ये तो किसी भी फील्ड में लागू होती है। बिल्कुल, उत्कृष्टता, दृढ़ संकल्प, दबाव में संयम, ये सब सीखने लायक है। सही। ये कहानी दिखाती है कि टैलेंट जरूरी है, लेकिन महानता जो है वो कैरेक्टर की मजबूती से आती है। टीम वर्क का महत्व समझना, सफलता का क्रेडिट बांटना और लगातार सीखते रहना, ये वो सबक हैं जो इस किताब से मिलते हैं। ये सवाल भी उठाता है कि व्यक्तिगत प्रतिभा और टीम की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, खासकर जब आप टीम के सबसे अहम सदस्य हों। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। सचिन ने हमेशा कहा, प्लेइंग इट माय वे, अपने तरीके से खेलना, और उन्हें इससे कमाल की सफलता मिली।
पर क्या किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए, खासकर जब आप एक टीम का हिस्सा हों, हमेशा पूरी तरह से अपने तरीके पर चलना ही सही रास्ता है, या कभी-कभी अपनी स्टाइल को टीम की भलाई के लिए थोड़ा बदलना भी जरूरी हो जाता है? इस पर सोचा जा सकता है।